हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 जो कि है रिस्पिरेशन, और वो भी बहुत कम टाइम में आपको पूरा कवर करवाऊंगी रिस्पिरेशन का। डोंट वरी। तो शुरू करते हैं। रिस्पिरेशन होता क्या है? व्हाट इज रिस्पिरेशन? So, respiration is a biochemical process in which the cells break down glucose in the presence or absence of oxygen to release energy। अगर आसान भाषा में कहे तो respiration एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्लूकोज या कोई और फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी में बदलते हैं। तो रिस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, पहला एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। So what is aerobic respiration? So aerobic respiration is a process of producing energy. It is a process of producing energy in cells by using oxygen to break down glucose. Aerobic respiration ऑक्सीजन के साथ होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। तो ये थी रिस्पिरेशन के पहले टाइप, एरोबिक रिस्पिरेशन की बात। ये किस में होता है? ये प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। तो अब बात करते हैं रिस्पिरेशन के दूसरे टाइप, एनएरोबिक रिस्पिरेशन की। सबसे पहले शुरुआत इसकी डिफिनेशन से करते हैं। सो एनएरोबिक रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी in cells without using oxygen by breaking down glucose। तो ये ऑक्सीजन के बिना होता है और इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होता है और एनर्जी भी कम मिलती है। ये होता किस किस में है? तो ये ईस्ट में होता है और ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। अब जानते हैं कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और वहीं एनारोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम मिलती है, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वहीं एनएरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एरोबिक रिस्पिरेशन के एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। इसमें ह्यूमंस और प्लांट्स आते हैं, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ईस्ट और मसल सेल्स आते हैं। तो चलो अब बात करते हैं रिस्पिरेशन के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि है सेल्यूलर रिस्पिरेशन। सो सेल्यूलर रिस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस that occurs in living cells to convert the energy stored in food molecules। मतलब ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग सेल्स में होता है। क्यों होता है? टू कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, और तीसरा ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है। तो चलो सेल्यूलर रिस्पिरेशन के स्टेजेस को कुछ विस्तार में जाके समझते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को जानते हैं। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटकर 2 मॉलिक्यूल्स में बदलता है, जिन्हें पायरुवेट कहते हैं, राइट। और इसमें एटीपी एनर्जी भी बनती है, लेकिन कम मात्रा में, और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना भी हो सकती है। ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑक्सीजन ना होने पर भी हो सकती है। अब दूसरा टाइप है या फिर दूसरा स्टेज है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पायरुवेट और अदर मॉलिक्यूल्स से और भी एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन बनाने वाले मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब सेल्यूलर रिस्पिरेशन के तीसरे स्टेज के बारे में जानते हैं, जो कि है ईटीसी, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है।
इसमें पहले के स्टेज से मिले इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके बहुत सारी एटीपी बनाई जाती है और ऑक्सीजन की मदद से पानी भी बनता है। ये स्टेप सबसे ज्यादा एनर्जी बनाता है। नाउ अब बात करते हैं रिस्पिरेशन के ही एक पार्ट की, जो कि है ब्रीथिंग। बहुत लोग ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन from the air into the lungs and exhaling carbon dioxide out of the lungs. It is a part of respiration and occurs through the respiratory system. अगर simple definition कहें तो it is a process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. ये ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है। It is not respiration, it is a part of respiration. तो चलो अब बात करते हैं ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इनहेलेशन आता है और दूसरा एक्सेलेशन आता है। इनहेलेशन मतलब होता है सांस लेना और एक्सेलेशन मतलब होता है सांस छोड़ना। इनहेलेशन में क्या होता है कि डायफ्राम, हमारे शरीर के अंदर जो डायफ्राम होते हैं वो नीचे जाता है और उससे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है। फिर एयर अंदर आती है और ये प्रोसेस ऑक्सीजन में रिच होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और फिर एक्सेलेशन में होता है कि डायफ्राम ऊपर जाता है जिससे कि चेस्ट कैविटी श्रिंक हो जाती है। इससे हवा जो है वो बाहर निकलती है और ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। तो ये थी ब्रीथिंग और उसके मैकेनिज्म की बात। अब बात करते हैं कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग इसमें डिफरेंस निकाल नहीं पाते, दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही होता है, लेकिन रिस्पिरेशन में सेल्स के अंदर एनर्जी बनाना, ये पूरी एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है रिस्पिरेशन। और ब्रीथिंग रिस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों हो सकती है, लेकिन रिस्पिरेशन हमेशा इनवॉलेंट्री ही रहती है। तो ये थी ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के कुछ मेजर डिफरेंस। आई होप कि अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो समझ आ गया होगा। तो चलो अब बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ मेजर ऑर्गन्स की। इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। तो सबसे पहला है नेसल कैविटी, जो कि एयर फिल्टर करता है। फिर है फेरिक्स, जो कि एयर पैसेज है। फिर है लैरिक्स, जो कि वॉइस बॉक्स है। फिर आता है ट्रेकिया, ये एक विंड पाइप है। और उसके बाद आता है ब्रोंची। ट्रेकिया से लंग के दोनों पार्ट में ब्रांच होती है, वो ब्रोंची कहलाता है। उसके बाद लंग्स आते हैं, जो कि मेन ऑर्गन है जहां से गैस एक्सचेंज होती है। फिर आता है एल्वियोली, ये एक छोटी एयर सैक्स है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जो कि डिफ्यूजन कहलाता है। तो चलो अब हम respiration in plants को समझते हैं। So, it is the process by which plants break down glucose using oxygen to release energy, carbon dioxide and water. This energy is used for plants growth and other activities. Respiration in plants होता कैसे है? तो plants take glucose and oxygen in their cells and in mitochondria they combine to produce energy, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हिंदी में समझे तो पौधे अपने कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों मिलकर ऊर्जा बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन ब्लेंड्स विथ hemoglobin in RBCL and then transported as a oxyhemoglobin and then carbon dioxide transported in plasma as bicarbonate ions. अगर आसान भाषा में समझे तो रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ब्लड तक जाता है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आता है। लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं
जो कि एल्वियोली कहलाते हैं। ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड के छोटे ब्लड वेसल कैपिलरीज में चला जाता है। ब्लड में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को चिपकाकर पूरे शरीर में ले जाता है। इस तरह ऑक्सीजन शरीर के सेल्स तक पहुंचती है। तो ऐसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। आई होप आप ये सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ गए होंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी चैप्टर के पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।